और उसके आखिर में आंसर्स थे, साथ साथ क्वेश्चन में आंसर नहीं थे, बिल्कुल आखिर में आंसर्स थे। तो मुझे बताइए बेटा, अदरवाइज फिर मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। ज़रा थोड़ा सा क्विकली चल रहे हैं तो फिर आसानी हो जाएगी। जी बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ आपके क्वेश्चंस का, अदरवाइज फिर मैं खुद क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। अगर आपकी क्वेरीज नहीं होती तो फिर मैं खुद क्वेश्चन नंबर 30B, ओके रोमा, करवाता हूँ मैं। 30B निकाल लेता हूँ, फिर आपको करवाता हूँ। ठीक है, अच्छा सवाल पूछा है आपने। शेडिंग नहीं हो रही, ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है। इसमें कह रही हैं कि सर मैंने कर तो लिया है लेकिन इसमें मुझसे शेडिंग नहीं हो रही, तो शेडिंग बता दें। तो क्वेश्चन नंबर 30 के पार्ट बी में क्या शेडिंग होगी ये हम ज़रा देख लेते हैं यहाँ पर। बल्कि थोड़ा सा काम अगर मैं इस तरह से करवा दूं आपको, ये देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 का इन्होंने बी पूछा है, कहा है कि सर शेडिंग मुझसे नहीं हो रही, बाकी मैंने डायग्राम तो बना ली। तो मैं इनका वही पार्ट करता हूँ, पार्ट बी, ठीक है। और जब शेडिंग सही नहीं होगी तो जाहिर है पार्ट 2 भी नहीं होगा, ऐसा ही है ना रोमा। अच्छा, अब इसमें जो है मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। जी ठीक है। अच्छा, पहले हम जो है वो लाइंस बना लेते हैं। एक सेकंड में म्यूट कर दूं, बाद बच्चों का माइक खुला रह जाता है तो फिर वो उनके घर की आवाज़ें आने लगती हैं। यार ये साइड में करें। अच्छा, पहले मैं एक्स एक्सेस और ये सब बना लेता हूँ, फिर हम इसके साथ जो भी काम करना है हम करते हैं। ब्लू लाइन ले लेते हैं पहले। ये वाई एक्सेस हो गया, ठीक है। और इसके बाद फिर हम एक्स एक्सेस बना लेते हैं, यहाँ पर आएगा -2 के ऊपर ना, ठीक है। तो समझिए तकरीबन ये 4th क्वाड्रेंट में शायद बनेगा। अभी बनाते हैं बेटा इसको, जरा देखिएगा। पहला जो लोसाई है आपका वो है z। सबको समझाने के लिए मैं पूरा ही बना कर देता हूँ, लेकिन ये कि आप लोग भी देख लें, ठीक है। पहला जो लोकस है वो है z माइनस, यार ये बच्चे क्यों आगे पीछे हो रहे हैं, मैं हटा देता हूँ इसे, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपके पास z माइनस, अगर मैं कॉमन लूंगा इसमें से तो ये आ जाएगा 2 - 2 आयोटा। आई होप के रोमा आपने सही किया होगा। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके पास 2, -2, और रेडियस हो गया आपके पास 2। ठीक है। और दूसरा आपके पास आर्गुमेंट वाला है, हाफ लाइन लोसाई है, तो ये है आर्गुमेंट z, और ये है -π/4। तो पॉइंट हो गया आपके पास 0, 0, और एंगल है -π/4, इसका मतलब क्लॉकवाइज है। उसके बाद एक और आपको दिया हुआ है, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल ग्रेटर देन 1। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, अच्छा किसी भी कॉम्प्लेक्स के नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, देखिएगा मैंने आपको बताया था, जैसे x प्लस आयोटा वाई है, x प्लस आयोटा वाई है। अच्छा बेटा, लाइट चली गई है, एक सेकंड में इसको शिफ्ट करूँ वहां पर, जैसा वेट कीजिएगा प्लीज।
अच्छा सॉरी बेटा, वो इसमें लाइट चली गई थी तो मुझे दूसरे कमरे में मूव करना पड़ा सब चीज़ें लेकर। थोड़ा सा लैपटॉप में प्रॉब्लम है, वो डायरेक्ट बैटरी पर नहीं चल रहा। अच्छा यहाँ पर जो है मैं आपको ये बता रहा था, ये वाला जो लोकस है रियल जेड पार्ट, ये एक चीज आपके सामने आई है इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। बिल्कुल मैंने जब कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला लेक्चर दिया था तो उसके अंदर बताया था कि आपके पास जो है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है वो वैल्यू होती है जो कि विदाउट आयोटा होती है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो वैल्यू होती है जो कि आयोटा के साथ होती है। तो हमें ये कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ z, यानी रियल पार्ट ऑफ z का मतलब यहाँ पर क्या हो गया x, तो इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू जो है 1 या 1 से ग्रेटर है। तो बेसिकली x इक्वल टू 1 पर आपको पता है क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, वर्टिकल लाइन बनती है, और 1 से ग्रेटर है तो राइट साइड पर बनेगी। तो हो सकता है रोमा आपको ये प्रॉब्लम आई हो कि आप इस चीज को जो है वो इंटरप्रेट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि ये एक नई चीज थी, मैंने जानबूझकर अपने लेक्चर में से छोड़ा था ताकि आपको ये समझा सकूं। अच्छा अब यहाँ पर देखें, ये एक सर्कल बनना है और कहाँ पर बनना है, 2 और -2 के ऊपर। तो मैं यहाँ पर एक सर्कल बना लेता हूँ 2 और -2 के ऊपर। कोशिश करता हूँ कि ये बिल्कुल ऐसी बन जाए जिस तरह से हमें चाहिए। ठीक है, ये आ गया। अच्छा अगर मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लूँ कि ये 1 है और ये 2 है, और ये 1 है और ये 2 है, तो इसका मतलब सेंटर, अच्छा रेडियस 2 है तो इसका मतलब ये इसको टच करेगा। तो मैं इसको ये ले जाकर यहाँ पर टच भी करवा देता हूँ और थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूँ। देखो एग्जैक्ट मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैं वैसे ही बना रहा हूँ इसे, कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि मैं इसको बना लूँ। तो 2 और -2 के ऊपर ये थोड़ा सा हमने बना लिया। हाँ स्लाइटली थोड़ा सा फर्क है मुझे मालूम है, लेकिन बहरहाल चलेगा। तो ये आ गया सेंटर 2 -2 और रेडियस आ गया आपके पास 2। अच्छा जी, उसके बाद है आर्गुमेंट z, और ये आपके पास सेंटर है। तो सेंटर हो गया आपके पास 0 और 0, और ये आपके पास 2 -2 है, तो ये लाइन जो है वो सेंटर से पास हो जाएगी। अच्छा 2 नहीं यार, ये रेडियस हमारा क्या था, 2 -2 है ना। ओके ओके ओके, ये थोड़ा सा 2 -2 सेंटर है, मैंने 2 -1 पर बना दिया। ठीक है, मैं ऐसे सही कर देता हूँ। अच्छा बेटा मैं देखता हूँ क्या कह रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं कुर्बान वही बना रहा था, वो मैंने -1 समझ के बना दिया। तुम सही कह रहे हो। तो ये 2 है और ये -2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल जो है वो इससे टच होगा। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये ज़रा पहले इरेज कर देता हूँ। ये मैंने वो ले लिया ना सॉफ्टवेयर, तो इसलिए ज़रा अभी इसे सही करना पड़ेगा। जब ये बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पर आ जाता है ना, फिर हम इसमें कट लगा लेंगे। अभी ये गलत कट लगे हुए हैं, सॉरी। सही काम करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। हम्म, ये देखें, ये 2 -2 का मतलब हो गया कि मेरे ख्याल में एक्स एक्सिस को भी कट करेगा और वाई एक्सिस को भी कट करेगा, ऐसा ही है ना। अच्छा फातिमा करवा दूंगा, सबर कर लो। अच्छा 2 और ये -2 है, तो समझ लें यहाँ पर जो है वो ये 2 और -2 यहाँ पर आ गया, सही है, सेंटर आ गया। चलें ये तो खैर कहानी हो गई। अभी ये कट को भी आप भूल जाइएगा, ये गलत लगे हुए। बल 2 -2 के ऊपर रेडियस 2 के ऊपर मैंने बना लिया कि ये 2 है और ये भी 2 है। और अब आपके पास है 0 0, ये बना लिया। और फिर है आपके पास -π/4 है, तो -π/4 का मतलब जो लाइन बनेगी, जो हमारा हाफ लाइन लोसाय बनेगा, वो ऐसे बनेगा। अच्छा ये इक्वल टू है तो बोल्ड बनाइएगा, अदरवाइज नहीं। सर्किल में भी इक्वल टू है तो बोल्ड बनाया, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये आ गया आपके पास ऐसे करके लाइन, हाफ लाइन ऐसे बनेगी। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद लिखा हुआ है ये -π/4, तो ये एंगल आ गया आपका, ये वाला एंगल जो है
वो याद रखिएगा कितना आ रहा है, -π/4। ठीक है, अभी मैंने इसे बना नहीं सकता, यहाँ पर जगह नहीं है तो हम कर नहीं सकते। ये यहाँ पर 2 पर कट कर रहा है और ये यहाँ पर -2 के ऊपर है। ठीक है, यूं समझ, ये ओरिजिन है, ये आ गया। अब है रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड कितना था, एक्स। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हम एक लाइन बना लेंगे 1 के ऊपर, तो 0 और 2 के दरमियान में बनेगी। अंदाजन हमारी जो लाइन बनेगी, इसको थोड़ा ग्रीन से बना लेते हैं, तो वो ऐसे बनेगी। ठीक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब राइट साइड शेड होगी। अब आप देखें शेडिंग किस तरह से करेंगे, ये देखिएगा बेटा, ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ पर सर्किल के अंदर लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब सर्किल के तो अंदर शेडिंग होगी। फिर लिखा हुआ है 1 से राइट के ऊपर, तो 1 से जो है वो राइट के ऊपर शेडिंग होगी, यानी x ग्रेटर देन 1 है तो 1 से राइट पर शेडिंग होगी। और लिखा हुआ है एंगल -π/4 से लेस, तो -π/4 से, और सर्किल के अंदर जो लेस आपके पास है, यानी π/4 से जो कम एंगल होगा, वो आप इसको क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। क्या कह रहे हैं भाई? अच्छा बेटा करवा रहा हूँ, पहले ये तो करवाने दो मुझे, उसके बाद हम जो है वो इसको शेड कर देंगे। ये देखें, ये वाली पार्ट। रोमा देखना सही है, तीनों कंडीशन समझ में आ गई या नहीं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो, सर्किल के अंदर शेड करना था, और ये जो लाइन है x ग्रेटर देन 1, इसके राइट पर शेड करना था, और एंगल जो है वो π/4 से कम है। माइनस तो इस बात को शो कर रहा है ना कि वो क्लॉकवाइज है, लेकिन एंगल जो है वो π/4 से कम है। तो ये जो पोर्शन जिससे मैंने ग्रीन किया है पूरा पूरा, ये वो पोर्शन है, यहाँ पर तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो आई होप के रोमा समझ में आ गया होगा आपको। मैं देख लूं आपका रिप्लाई आया। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब इस एग्जामिनर ने पूछा क्या है पार्ट 2 में, ये तो आपने शेडिंग करके बना ली ना। उसके बाद पूछा एग्जामिनर ने, कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड फॉर पॉइंट्स लाइंग इन दिस शेडेड रीजन। अब ये कह रहे हैं कि ये इसका जो, यानी ये जो शेडेड रीजन है, इसका एक्स पार्ट आपको निकालना है जो मैक्सिमम के ऊपर हो। तो जहां मैक्सिमम के ऊपर हो उस पार्ट को आपको कैलकुलेट करना है। तो आई डोंट नो कहां पर होगा वो, लेकिन यहाँ पर अगर हम ओरिजिन से देखते हैं, अगर हम ओरिजिन से उसको देखते हैं, तो ओरिजिन से मैक्सिमम जो पार्ट है शेडेड रीजन का, जो मैक्स हो रहा है, वो इसके ऊपर ये इस तरह से टेंजेंट बन जाएगा ना, यहाँ पर इस जगह पर होगा तकरीबन। अगर मैं इसके ऊपर टेंजेंट बनाकर आपको दिखा दूं तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। ये देखें, जो एक्स पार्ट है, वाई पार्ट नहीं, जो एक्स पार्ट जो मैक्सिमम है वो निकालना है। तो आई होप कि वो इस तरह से होगा, यानी बिल्कुल इसके। अच्छा, ये थोड़ा सा गलत बना है, इसको थोड़ा सा और राइट पे बनाता हूँ मैं। ये है ना, तो इसका जो ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये निकालना है शेडेड पार्ट का। लेकिन आप सिर्फ इंटरेस्टेड है कॉम्प्लेक्स नंबर के जो शेडेड रीजन है उसके रियल पार्ट में, और कहीं इंटरेस्टेड नहीं है। एक मिनट में देख लो भाई, आपके चैट भी बार बार आ रहे हैं। इट विल बी 4 राइट, नहीं नहीं 4 अभी नहीं, अभी ये तो निकालना पड़ेगा ना, हमें डिस्टेंस कितना होगा हमें थोड़ी नहीं 4, अगर हम देखें तो अगर ये टेंजेंट है तो 4 होना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल, हाँ टेंजेंट है तो 4 होना चाहिए। कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड फॉर पॉइंट्स लाइंग इन द शेडेड रीजन। अब इसके अंदर जो है वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल रियल वैल्यू ऑफ जेड, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो शेडेड रीजन है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है हाँ वो तो खैर सही है, लेकिन एग्जैक्टली ये है जरा इसका आंसर चेक करके बताओ, इज इट कमिंग 4 और इज इट समथिंग एल्स? असल में जो रियल पार्ट ऑफ जेड है ना, वो ये पार्ट हो सकता है, ये नहीं होगा। हाँ, यही मैं आपसे कह रहा हूँ। एक सेकंड रुकिएगा, ये मैंने यहाँ पर गलत बना दिया, देखें। ये जो पॉइंट है ना, मैं इसको बनाता हूँ यहाँ पर। ये जो पॉइंट है, असल में ये है रियल पार्ट ऑफ जेड, का मतलब है कि शेडेड रीजन का, गौर सुनिएगा, शेडेड रीजन का जो ऐसा पॉइंट जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस मैक्सिमम हो, वो पॉइंट जो है वो ग्रेटेस्ट है।
और उसका रियल पार्ट, तो उसका रियल पार्ट जो है वो तकरीबन यहाँ कहीं होगा, ऐसे करके, ये वाला। अच्छा, इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ और नहीं गड़बड़ कर देगा आपको। ये पार्ट यहाँ तक, ठीक है जी। ये पार्ट आपको निकालना है। अब ये पार्ट कैसे निकालेंगे हम ये देख लेते हैं। ये देखिएगा आप, जल्दी जल्दी आंसर। वाई? भाई देखो, मसला ये है कि ये कह रहा है z का ग्रेटेस्ट पॉसिबल। देखें, जो z का जो आपके पास टोटल डिस्टेंस होता है वो ओरिजिन से होता है। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z कैसे निकालते हैं। ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो z कहलाता है ना, मॉड z जिसे हम कहते हैं। बेसिकली इन्होंने मॉड नहीं लगाया, इस वजह से आप कंफ्यूजन है। मॉड z कहलाता है। मॉड z का मतलब है कि ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस। अब शेडेड रीजन के अंदर जो ओरिजिन का यहाँ से डिस्टेंस है मैक्सिमम, वो आपके पास ये है। तो आपको जो है वो ये डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपके पास ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये -π/4 है। और ये आपके पास कितना होगा, ये आपके पास एक सेकेंड, -π/4 और ये 2, इसमें रेडियस प्लस करना होगा ना, ये नहीं, ये तो पहले का बना हुआ था ना, गलत है। अच्छा जी, अब मैं करता हूँ इसे कंप्लीट, पार्ट 3 को। पहले मैं ना ये वाली ट्राइंगल ले रहा हूँ, ठीक है। इस वाली ट्राइंगल को लें और इसमें ये देखें, ये एंगल π/4 है और ये एंगल जो है वो आपका ये 2 है, ये 2 है, तो ये √5 हो जाएगा मेरा ख्याल, नहीं 4 4 8, √8 हो जाएगा, ठीक है। बेटा आंसर बताओ क्या आ रहा है, √8 + 2 आ रहा है, क्या आ रहा है? जरा सा आंसर बताइए प्लीज इसका, आंसर से चेक करके जरा आंसर बताइए प्लीज। √2 + 2 आ रहा है, √2 आ रहा है या 2 √2 + 2 आ रहा है, ये बताइएगा। ये लिखा हुआ आ रहा है या ये लिखा हुआ आ रहा है 2 √2 + 2? नॉट 2 √2? अच्छा, एक मिनट, फिर हमने कहाँ गलती की है इसको बनाने में? ये हमने रेडियस 2 बनाया था, ये -2 बनाया था, तो ये 2 और ये 2, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया आपके पास 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, √2 हो गया, तो ये √2 आ गया और ये 2 इसके अंदर ऐड कर दिया और ये आ गया √2 + 2। कोई गड़बड़ कर दी हमने, ये तो सही 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 बनाया मैंने, थोड़ी सी डायग्राम या तो गलत बन गई है मुझसे, एक्यूरेसी के साथ नहीं, तो ये इसको शो नहीं कर रहा। अच्छा, ये 2 है, ये -2 है, तो ये 2 और ये 2, 45 45, और ये आ गया हाइपोटेन्यूज, ये आ गया √8 + 8। एक मिनट यार, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। 30 कौन सा था, 30 का पार्ट बी पार्ट 2, एक मिनट में चेक करूँ यहाँ से। आप लोग कह रहे हो 2 + √2, 3.41 आ रहा है। जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है,
अच्छा रियल पार्ट ऑफ जेड है ना। अच्छा एक सेकंड बेटा, मैं जरा 1 मिनट जरा खुद से एक चीज कर लूं तो मैं बताता हूँ आपको। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये हो गया √8 + 2, ये x हो गया और ये π/4 हो गया। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो cos π/4 इज इक्वल टू x अपॉन √8 + 2। ये जरा कैलकुलेशन कोई करके दिखाना। cos π/4 रेडियन में रखना और इसको, ये कैलकुलेशन जरा कोई बच्चा करके दिखाएं, देखें क्या आंसर आ रहा है जरा प्लीज जल्दी से। एंगल π/4 ही था ना, हाँ π/4 था। रोमा बताइए क्या आंसर आ रहा है। 2 + √2 ही आ रहा है ना। ठीक है तो सही है ना। अब ये आंसर, अब मैं आपको समझा देता हूँ। ये असल में हम ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते, हमें निकालना ये वाला डिस्टेंस है, इस वजह से हो रहा है। देखें यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इधर देखो बच्चा, देखें ये जो, 1 मिनट यार, देखें ये, अरे भाई अभी मुझे समझाने दो तो चैट पर आ जाए। अच्छा आ गया समझ, लेकिन बच्चों, दूसरे बच्चों को समझा दो ना रोमा। अच्छा देखें ये पॉइंट था, इस पॉइंट का जो एक्स डिस्टेंस है ना वो निकालना था। चल मैंने गलती से ये कर दिया कि मैं हाइपोटेन्यूज ही सिर्फ निकाल रहा था। वो तो निकालना ही था मुझे ये वाला। तो पहले मैं इसको ए कह देता हूँ और इसको बी कह देता हूँ। तो हमें जो डिस्टेंस निकालना था ना, वो ये वाला डिस्टेंस निकालना था, इसे हम एक्स कह रहे थे। तो इस एक्स को निकालने के लिए ये एंगल तो हमें मालूम था π/4। अब ये ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस चाहिए था, तो मैंने ओ से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस तो हमें पता ही है ना, ये √8 है। तो ये √8 और ये रेडियस 2, तो ये पूरा हाइपोटेन्यूज हो गया √8 + 2, यानी ये ओ बी और ए। तो हमें ये ओ बी निकालना था एक्स, और ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास था, तो हमने कॉस की रेशो लगाकर इसे निकाल लिया। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया पार्ट 3 का। यहाँ पर पार्ट 3 लिख दें, वो ट्रिग्नोमेट्री में हम घूम गए थोड़ा सा ना। तो ये आ गया 2 + √2। तो मैं गलती से ओ ए सिर्फ निकाल कर आपसे चेक करवा रहा था, हालांकि वो तो रियल पार्ट कह रहा था ना। रियल पार्ट का मतलब हमें सिर्फ एक्स चाहिए था, तो हमें एक्स निकालना था। आई होप के समझ में आ गया होगा। रोमा तुम्हारी तो समझ में आ गया। अच्छा अब मैं चैट के ऊपर देख लेता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं आप लोग। इसके बाद रोमा के बाद आपने कौन सा क्वेश्चन कहा था। 1 मिनट, ये कहा था 34 भी करवा दें फातिमा, और ईमान ने कहा 27 पार्ट 2। ठीक है निकालता हूँ बेटा। अच्छा सवाल पूछा है, पहले मैं 27 ही करवा देता हूँ, 34 अभी बाद में आएगा इसके आगे, तो वो करवा दूंगा। असल में जिन बच्चों ने कर सके, जो बच्चे वही पूछ रहे हैं मुझसे। ओके बेटा, आज हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्यूरीज की क्लास है, तो उसमें एक क्वेश्चन जो बच्चे ने पूछा है वो 27 है, नवंबर 2011, 33 क्वेश्चन 6। और मेरे ख्याल में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो है पार्ट 2। अच्छा ये बताइए बेटा, आपने पार्ट 1 का आंसर निकाल लिया है? पार्ट 1 का आंसर निकाल लिया, मॉडुलस और आर्गुमेंट निकाल लिया आपने? जरा बताइएगा प्लीज। द पॉइंट्स इन एन आर्गन डायग्राम रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस, और आपको ये मालूम करना है। जी बेटा जरा बताइएगा, क्योंकि ये चाहिए होगा मुझे यहाँ पर पार्ट 1 का आंसर। W² है W³। अच्छा चले मैं यहाँ से देख लेता हूँ आंसर से। 27 पार्ट 1, ठीक है। रुकिएगा मैं आंसर से निकाल कर लिख देता हूँ 27। ये आ रहा है, इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं।
चलो पूरा ही कॉपी हो गया। अच्छा देखें जनाब, ये हमारा डब्ल्यू स्क्वायर का आंसर है हमारे पास। अच्छा ये पार्ट 2 कर रहा हूँ अब मैं, तो हमें उसकी भी ज़रूरत है, इसलिए हम लिखें डब्ल्यू स्क्वायर का आंसर है, आर कितना है 2 है, और आर्ग्यूमेंट है हमारे पास कॉस -π/2, याद है ना फॉर्म, आयोटा साइन -π/2। जरा प्लीज बताना भाई क्या आ रहा है। कॉस π/2 -π/2 कॉस क्या होता है, 0 होता है, चेक करें प्लीज जल्दी जल्दी। और साइन -π/2 क्या है वो बताइए, मैं चैट पर देख रहा हूँ, थोड़ा क्विकली आंसर कीजिएगा। किसने पूछा था, ईमान, ईमान आप बताइएगा बेटा जल्दी से। कॉस π/2 कितना है, -π/2 0 है बेटा, जरा थोड़ा सा क्विक आंसर देना पड़ेगा ईमान चैट के ऊपर। ये है 0 -1 आयोटा, ठीक है, तो ये हो गया 0 -1 आयोटा, तो डब्ल्यू स्क्वायर आपका है -2 आयोटा, ठीक है। अच्छा आप डब्ल्यू क्यूब निकाल लीजिए, डब्ल्यू क्यूब जो है वो आपका है 2√2, और ये भी नहीं, ये है cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। तो cos π/4 जो है ना वो होता है 1/√2। आपके पास हो सकता है कैलकुलेटर में ऐसे नहीं आ रहा हूँ, मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 + 2 आयोटा, ये डब्ल्यू क्यूब आ गया। चेक कीजिएगा बेटा, सही है, ऐसे ही है, चेक कर लें आप लोग। अच्छा अब मुझे जो पार्ट दिया गया है मैं वो समझाना चाह रहा हूँ, वो देखें जरा कि वो पार्ट क्या है। तो हमारे पास है द पॉइंट इन एन आर्गन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग डब्ल्यू एंड डब्ल्यू स्क्वायर आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। यानी जब हम इसे बनाते हैं डब्ल्यू और डब्ल्यू स्क्वायर को, ये मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पर, तो जरा अच्छा से बना लेते हैं, तरीके की डायग्राम बना लेते हैं हम। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और डब्ल्यू स्क्वायर जो है वो है -2 आयोटा, तो -2 आयोटा इधर जाएगा, -2 नहीं नीचे आएगा ना, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट 2,2, ये पॉइंट सर्कल के डायमीटर है, ये पॉइंट ये और एक पॉइंट ये डब्ल्यू क्यूब है और ये डब्ल्यू स्क्वायर है। तो एक ऐसा सर्कल है जो कि इन दो से पास हो रहा होगा। चले मैं फिट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसे ही फिट कर रहा हूं इसे। ये देखें, ये यहां पर आ गया, ठीक है। इससे ये होता है जरा सॉफ्टवेयर से थोड़ी डायग्राम अच्छी बन जाती है। ये इसका डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर है तो इसका मतलब ये शायद इसका सेंटर होगा कहीं, है ना, एग्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन ये इसका सेंटर होगा। तो ये है आपके पास 0, माइनस नहीं 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 सॉरी सॉरी सॉरी, ये है आपके पास 2,2 और ये है आपके पास 0, -2, इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है, गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ दिस। अब आपको सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है, तो इसमें ए और बी सेंटर है और के रेडियस है, ये तो बहुत आसान हो गया। तो अगर ये दोनों डायमीटर का एंड पॉइंट है तो इनका मिड पॉइंट क्या होगा, सेंटर होगा। तो 2 + 0/2 कितना आ जाएगा 1, और 2 - 2 0/0, तो 1 0। इत्तेफाक से देखें आप डायग्राम पर भी तकरीबन 1 0 पर ही आ रहा था ये सेंटर। और रेडियस कैसे निकालेंगे, इन इसमें से किसी का भी डिस्टेंस निकाल लें, रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस हो जाएगा आपके पास, डिस्टेंस निकाल लें, तो ये कितना आ जाएगा 1 - 0 1 का स्क्वायर 1, और 0 + 2 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 -(-2) 2 2 का स्क्वायर 4, तो √5, ठीक है। तो आपके पास सर्किल का सेंटर है 1 + 0 आयोटा इज इक्वल टू √5। आई होप के समझ में आ गया होगा बेटा, जरा कुछ बच्चों के रिप्लाई आए थे वो देख लेते हैं। डब्ल्यू और डब्ल्यू स्क्वायर है, अच्छा अच्छा, तो नाम तो कोई मसला नहीं है, ये डब्ल्यू कर दें आप इसे। आप कह रही हैं कि मैंने नाम गलत लिख दिया, तो आप कोई बात नहीं, ये कर लें।
ये W कर लें इसे, ये W स्क्वायर कर लें। वैल्यूज तो मैंने सेम लिखी है ना बेटा, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। ये बताइए असल जी, किसने पूछा था? मेरे ख्याल में ईमान ने पूछा था। जी ईमान बताइए, समझ में आ गया? ईमान या फातिमा, किसी ने पूछा था? असल में W और W स्क्वायर का आंसर तो पार्ट 1 में निकाला हुआ था, मैंने तो वही सब्सटीट्यूट किया है। जैसे प्लीज रिप्लाई कर देंगे तो जल्दी से, तो फिर मैं आगे चलूं। आई डोंट नो क्यों नहीं रिप्लाई कर पा रहे। चले मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूँ, 34 जो आप लोगों ने डिमांड किया है। जी बेटा रिप्लाई तो कर दें। किसने पूछा था भाई? अब पता नहीं समझ में आया नहीं आया। ये 27 पार्ट 2 हो गया। ईमान तुमने पूछा था, मैंने देख लिया। 34 भी करवा दें फातिमा, ठीक है 34 करते हैं। आप रिप्लाई नहीं कर रही तो मैं कैसे आपको बताऊं। 34 भी वैसे ही है जैसे अभी इसने पूछा था। अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया था वाईफाई, कोई बात नहीं। तो बेटा 34 पूरा करना है। अच्छा अच्छा, नहीं अभी तो समझ में आ गया ना, W और W स्क्वायर ही था, ठीक है। अ, फातिमा पूरा करवाऊं मैं क्वेश्चन 34? जरा से प्लीज रिप्लाई कर दें ताकि फिर मैं उसी हिसाब से चलूं। जी पूरा, ठीक है, चले जी पूरा करवा देते हैं, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है इन्होंने, पार्ट ए और बी बोथ पूछा है। 11 मार्क का क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है हल्का तो होगा नहीं। चले जी देखें पार्ट ए। द कॉम्प्लेक्स नंबर W इज सच दैट रियल पार्ट ऑफ W इज ग्रेटर देन 0, यानी W का रियल पार्ट जो है वो पॉजिटिव नंबर है। और इक्वेशन क्या गिवन है हमें कि W, ये अच्छे सवाल पूछ रहे हैं बच्चे जिन्होंने किया है ना, वो सब अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। W स्टार इज इक्वल टू आयोटा W स्क्वायर, where W star denotes the complex conjugate of W। पहले आपको फाइंड करना है W, गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y। चलें जी निकालते हैं। अब हमें ये निकालना है फातिमा, तो देखिएगा लेट कर लिया मैंने W x प्लस आयोटा y, बल्कि एग्जामिनर ने खुद बताया है। तो ये बताओ फातिमा W स्टेरिक क्या होगा? कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेट कैसे निकालते थे कि इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या करते थे, चेंज करते थे, याद है? इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज करते थे। तो W की वैल्यू x प्लस आयोटा y है, W स्टार जो है वो x माइनस आयोटा y है। अच्छा ये तो यहाँ पर रख देंगे, W स्क्वायर की वैल्यू भी निकालना है। तो W स्क्वायर क्या होता है ये भी निकालना है साइड में, ताकि सारी वैल्यूज एक साथ पुट करें। W स्क्वायर का मतलब हो गया x प्लस आयोटा y का स्क्वायर। तो इसे a प्लस बी और स्क्वायर के फॉर्मूले से वो कर दें, ओपन कर दें। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो ये आ जाएगा बेटा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, ये W स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम इसमें इक्वेशन जो हमें गिवन है इसमें सब वैल्यूज पुट कर देते हैं। कौन कौन सी? W बी, W स्टार बी और W स्क्वायर बी, ठीक है। सारी वैल्यूज के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर कंपेयर करके x और y मालूम करेंगे। तो ये बताइएगा बेटा, W जो है वो हमारा हो गया x प्लस आयोटा y, W स्टार जो है वो हमारा हो गया x माइनस आयोटा y। 5 मार्क्स का पार्ट है, आसान नहीं होगा। और W स्क्वायर जो है वो ये आ गया, ये पूरा रख देता हूँ यहाँ पर W स्क्वायर। अच्छा फातिमा पहले तो ये बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? क्योंकि आगे तो सिंपल मैथमेटिक्स से मैं कर दूंगा, लेकिन ये समझ में आ गया? जरा यहाँ तक का पहले रिप्लाई करो। ठीक है अब आगे चलते हैं। अब मेरा काम ये है कि मुझे एक्स और वाई निकालना है, तो मैं दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर बनाकर ना उनको इक्वेट करवा दूंगा। रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा 3x और ये आ जाएगा 3 आयोटा वाई। इस टाइप का एक क्वेश्चन ना मैंने उसमें भी डाला था वर्कशीट में, क्वेश्चन नंबर 4 था पहली वाली का। और ये हो जाएगा 2xy आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो राइट साइड पर ये वाली टर्म मैंने पहले लिख दी रियल पार्ट, और आयोटा वाली लेफ्ट पर राइट पर लिख दी। यहाँ पर x और 3x कितना हो गया? 4x। और आयोटा y -3, यानी आ जाएगा -2 आयोटा y।
अच्छा अब पेन चेंज कर लेते हैं। ये देखें, अब देखें लेफ्ट साइड पर ये एक रियल पार्ट है और राइट साइड पर ये रियल है, यानी ये रियल है ये रियल है। लेफ्ट साइड पर ये इमेजिनरी पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, ये इमेजिनरी है इमेजिनरी है। तो मैं क्या करूंगा बेटा मैं रियल को रियल से कंपेयर कर लूंगा, तो ये आ जाएगा 4x इक्वल टू -2xy, एक इक्वेशन बन गई। और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मैं इक्वेट कर लूंगा, तो y के साथ मेरे पास क्या लिखा हुआ है, आइटो के साथ लिखा हुआ है -2y, और राइट साइड पर लिखा हुआ है x² - y², ठीक है। ध्यान में रखना कि हमारे पास, याद रखना, W का रियल पार्ट यानी जिसे हम x कह रहे हैं वो 0 से ग्रेटर है। 0 से ग्रेटर का मतलब ये हुआ कि 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा कोई नंबर होगा, ठीक है। तो अगर मैं लेफ्ट साइड पर इसको ले आऊं तो ये प्लस हो जाएगा। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकालूंगा, बस ये मेरा पार्ट है। तो x कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा आपके पास 4 + 2y = 0। तो x इक्वल टू 0 आइदर कर लें। अच्छा ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एग्जामिनर ने खुद बताया कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसे रिजेक्ट कर दिया। तो y = क्या आ गया, -2, ठीक है। y को यहां रख दें, तो -2 का स्क्वायर ये कितना आ गया 4, x² - 4, तो x² = 8 हो गया। तो x = ±√8 हो गया, लेकिन माइनस ले नहीं सकते क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, लिहाजा √8 आ गया। तो हमारा जो W था जो कि हमें मालूम करना था वो था x + i/y, तो x आ गया √8। अच्छा √8 को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, y आ गया 2। तो हो सकता है आंसर ऐसे आ रहा हो 2√2 - 2 i। चेक करो बेटा W, ये चेक करके बताओ मुझे आंसर सही है। हो सकता है इस फॉर्म में, हो सकता है इस फॉर्म में हो, जल्दी से चेक करके बताइए फिर हम आगे चलते हैं। सही है, ठीक है। अच्छा अब जरा नेक्स्ट पार्ट को देते हैं जो कि स्केचिंग वाला पार्ट है। स्केचिंग वाला पार्ट तो होना चाहिए था बेटा, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। बहरहाल मैं बना देता हूँ। मैं पहले ये लोसाई बना लेता हूँ, 1 मिनट। लोसाई मेरे पास 1 मिनट, क्या क्या है, एक है लोकस मेरे पास z - 2 i लेसर देन इक्वल टू 2। तो ये तो हो गया आपका सर्कल ना, ये तो हो गया सर्कल। सेंटर इसका 0 2 है और रेडियस इसका 2 है। चलें बनाते हैं बाद में, लेकिन पहले जरा इसको निकाल लें। दूसरा आर्गुमेंट हाफ लाइन लोसाई है, +2 को मैं लिख दे रहा हूँ बल्कि बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, z -2 है +0 i हो जाएगा, और ये है लेस देन इक्वल टू π/4। चलें पहले तो हम शेडिंग कर लेते हैं ना, देखें क्या कह रहे हैं। पार्ट 2 कर लेंगी कह रही हैं। और किसी को पूछना भाई पार्ट 2 बताएं, कह रही है मैं कर लूंगी, आप लोग कर लेंगे? किसी को पूछना तो नहीं है 27 पार्ट 2? जी हम्माद, आपने हैंड रेस किया है, मतलब आप चाह रहे हैं कि मैं करवाऊं, ऐसा है? आप चाह रहे हैं ये मैं करूं? अच्छा, कहने गलती से हो गया, ठीक है। तो आप कर लेंगी इसलिए मैं छोड़ रहा हूं इसे। अच्छा और बताइए भाई और क्या क्वेश्चंस हैं, जरा जल्दी जल्दी। एक तो ये बताया था, और जो क्वेश्चन है बताएं, आप लोग पूछते जाएं। क्वेश्चन 35, ठीक है, करवाते हैं हम्माद। क्वेश्चन नंबर 35 कौन सा पार्ट हम्माद? हम्माद कौन सा पार्ट बेटा? पार्ट 2, बिल्कुल सही पूछा है। अगर तुम कहते ना पार्ट 1 तो मैं नहीं करवाता तुम्हें, क्योंकि पार्ट 1 बिल्कुल मैंने उस जैसे क्वेश्चंस आपको उसमें करवाए हुए हैं लेक्चर के दौरान, जिसमें 2 इक्वेशन को मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। तो फिर मैं आपको यही कहता कि आप लेक्चर को दोबारा देखें। अच्छा ये पार्ट बी देख लें। यार ये मैं
इसको इस तरह ले लेता हूँ ताकि मुझे बनाने में आसानी। हाँ यार, ये तुमने बेहतरीन पार्ट पूछा है, सब बच्चे जरा देख लें, ये बेहतरीन पार्ट पूछा है इस बच्चे ने, क्योंकि इसमें अटक जाते हैं बच्चे, ठीक है, और इसमें लोसाई बनाने के बावजूद बच्चे अटक जाते हैं। चले मैं बताता हूँ आपको, जरा फोकस रखिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल उस बच्चे ने पूछा है। पहला लोकस है z प्लस आयोटा इज इक्वल टू, हमें दिया भी इसीलिए था कि आप पूछें, z माइनस 0 माइनस आयोटा। इसको पहले तो वही नॉर्मल कर लेना जिस तरह से हम करते हैं। तो सेंटर हो गया 0 माइनस 1 और रेडियस हो गया 1। कोशिश करेंगे इसको सही मेजरमेंट से बना दें। दूसरा है आर्गुमेंट w माइनस 2 इज इक्वल टू 3π/4। अच्छा, इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये आएगा w माइनस 2 प्लस 0 आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू 3π/4। अच्छा, 3π/4 का मतलब होता है 135, है ना, क्योंकि पाई का मतलब 180 है। 180 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई बाय 3 135। तो 135 का एंगल बनेगा, ठीक है। तो एक आइडिया इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि हम सही डायग्राम बना लें। ये हो गया 2,0 और ये हो गया 3π/4। हमारा अच्छा, अब मसला ये है कि हमें जो निकालना है वो निकालना है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू। ये हम अभी बाद में करते हैं, पहले लोसाई तो बना लें, ठीक है। तो लोसाई बनाने के लिए हम यहाँ पर वही सारा काम करते हैं कि पहले एक्स एक्सिस बनाते हैं, फिर वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, इसी तरह से ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया। ये लाइन थोड़ी सी तिरछी बन गई है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, पहले आपके पास रेडियस है 1 और ये है सेंटर 0 माइनस 1, ठीक है। तो हमें एक सर्किल बनाना पड़ेगा और वो जो सर्किल है वो टच करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है ना, ऐसे ही है। ये पहले बना लेता हूं मैं सर्किल, फिर इसके बाद से टच करवा देता हूं। आप लोग कंपास से बना लेंगे तो बेहतरीन बनेगा। ये आ गया, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसका सेंटर जो है वो 0,-1 है, ठीक है। तो ये ऊपर लिखा हुआ है, तो मैंने अभी फिलहाल यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि जरा कंजेस्टेड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 2,0। तो 2,0 तो ऑब्वियसली ये 1 होगा और ये जो है वो अंदाजन ये 2 होगा, ठीक है। तो 2,0 के ऊपर हम ये पॉइंट बना लेते हैं और यहां से 3π/4 पॉजिटिव एंगल है तो 135 वाली लाइन बनेगी और 135 वाली लाइन ऐसे बनेगी। अच्छा, इसमें अभी आप लोग पूछेंगे सर ऐसा क्यों सोचा आपने, मैं बताता हूं अभी कि क्यों सोचा मैंने। ये लाइन ऐसे बनेगी, है ना, हाफ लाइन लोसाई। अच्छा, एक सेकंड, एक चीज तो मैंने देखी नहीं कि ये लोसाई डॉटेड थे या वो थे, नहीं इक्वल टू है ना, तो वो तो है ही नहीं। तो बहरहाल ये दोनों लोसाई मैंने बना दिए। ये आपके पास है 2,0 और ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो ये हो गया 3π/4। आई होप के यहां तक समझ में आ गया। हम पहले जरा सा रिप्लाई करें फिर हम देखते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर ये 2 है तो ये 2 होगा या नहीं होगा और क्यों होगा। रीजन किसी को पता है, कोई बता सकता है कि मैंने क्यों बनाया यहां तक। यानी ये जो 2 है तो मैंने यहां पर लिख दिया ये 2 से पास हो रही होगी, वाई एक्सिस से भी। क्यों, ऐसा क्यों मैंने सोचा, ये जरा बताइए मुझे। ऐसा मैंने क्यों सोचा कि ये भी 2 से पास हो रही होगी, उसकी वजह मैं बताऊं। ये है 135 एंगल ना, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा फिर, 45, है ना, ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45। तो इस 45 के सामने अगर 2 है तो इस 45 के सामने भी 2 होगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए ये 2 पर ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, असल जो चीज है ना वो जरा देखें यहाँ पर, जो असल इसने मालूम करने को कहा है जी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सही रोमा ने कहा। अच्छा, अब जरा देखें यहाँ पर जो इसने पार्ट पूछा था बच्चे ने, वो असल में इसको इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, मुझे यकीन है। इसको प्रॉब्लम हुई होगी ये वाले पार्ट पे, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z माइनस डब्ल्यू। अब ये मॉड z माइनस डब्ल्यू के मीनिंग पहले मैं आपको समझाऊं क्या है क्या। z माइनस डब्ल्यू यानी z में से एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी एक आपका लोसाई कौन सा है, ये वाला लोसाई जो है वो आपका ब्लैक वाला लोसाई यानी सर्किल ये है, z है और इसका नाम है w।
अब z माइनस डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? z माइनस डब्ल्यू का मतलब है कि z और w के दरमियान डिस्टेंस का डिफरेंस, इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है ये मालूम करना है z। और मॉड का मतलब ये है कि डिस्टेंस मालूम करना है, वैल्यू मालूम करनी है, मैग्नीट्यूड मालूम करनी है। तो z माइनस डब्ल्यू जब भी एग्जाम में आएगा बेटा याद रखना, इसका मतलब ये है कि वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लोसाई, यानी z माइनस वन। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, व्हाट यू राइट 5 माइनस 2। तो इसी तरह से अगर लिखा हुआ है z माइनस डब्ल्यू, इट मींस यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन z एंड w, and that distance must be least। यही कहा है ना एग्जामिनर ने कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z माइनस w। तो जो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है उसका डिफरेंस मालूम करना है, और वो कम से कम डिफरेंस होना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये डायग्राम तो बड़ी साफ सुथरी बनी हुई है, इसको मिटाने का भी मेरा दिल नहीं चाह रहा। तो मैं आपको ये बताऊं कि जैसे ये अगर आपके पास सर्किल है, ठीक है, और ये आपके पास जो है वो लाइन है, तो इन दोनों के दरमियान जो कम से कम डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ये डिस्टेंस होगा। ये हमें मालूम करना है, क्योंकि बाकी सारे डिस्टेंस आप देखें, यहां से देख लें डिस्टेंस ये ज्यादा नजर आ रहा है आपको, यहां से देखें ये भी ज्यादा नजर आ रहा है, यहां से देखें ये भी ज्यादा नजर आ रहा है। जो सेंटर से पास होता हुआ नजर आएगा ना, ये वाला डिस्टेंस, ये होगा लीस्ट डिस्टेंस। अब मुझे लीस्ट डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। ये मैं वापस ले आता हूँ, ये आपको मैंने समझा दिया। अब जरा देखें लीस्ट डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे। इसके लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ओरिजिन से लाइन पर परपेंडिकुलर, क्योंकि आपको मालूम है ओ लेवल मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ है कि किसी लाइन का किसी पॉइंट से जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो मैं बेटा सेंटर से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे। ओहो, एक सेकंड दोबारा बना लेते हैं। ये देखो, ये लाइन कहीं पे भी टच करेगा मैं सेकंड, लेकिन होना क्या चाहिए? परपेंडिकुलर, ये हमने तय कर लिया। तो देखें ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अच्छा, इसे मैं नाम देता हूं सी, इसे मैं नाम दे देता हूं ए, इसे मैं नाम दे देता हूं बी। अब अगर मैं इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लूं तो ये जो BC है, तो ये BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 1 है और ये 2 है, तो BC कितना हो जाएगा बेटा? 3, है ना। AC मुझे मालूम करना है। क्यों मालूम करना है? हालांकि हमें तो ये डिस्टेंस मालूम करना है A से लेकर D तक का। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं CD मालूम कर लूंगा, तो सॉरी CD तो मुझे मालूम है ना 1 है, तो अगर AC मालूम हो गया तो 1 माइनस कर दूंगा तो ये AD डिस्टेंस आ जाएगा। बस ये काम करना है। और ये एंगल कितना है? 45 है, आपको पता है। तो अब यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ, ये परपेंडिकुलर हो गया और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और AC जो है वो परपेंडिकुलर हो गया जो कि मुझे मालूम करना है। तो मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन क्या, परपेंडिकुलर हो गया AC और हाइपोटेन्यूज हो गया 3। तो साइन 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। या आप कैलकुलेटर में आपको ये नहीं मिलेगी, कैलकुलेटर में आपको √2/2 मिलेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। AC आ गया आपका 3/√2। तो हमारा जो AD हो गया, जो कि एक्चुअल हमें चाहिए, वो क्या हो जाएगा? 3/√2 में से रेडियस माइनस कर देना। आंसर चेक करो बेटा अम्मा सुहेल, आंसर चेक करो बेटा। 3/√2 ये चेक करो, -1। सही है, ठीक है। अच्छा मुझे पहले ये बताओ, समझ में आ गया तुम्हारे? ये बड़े अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा था, मैंने दिया भी इसलिए था कि ये बच्चे करेंगे उसमें फंसेंगे, तो जब फंसेंगे तो पूछेंगे, ठीक है। और आपने पूछ लिया। चलेंगे। अच्छा, और कोई क्वेश्चन भाई किसी का? शाबाश, जल्दी जल्दी बताइए। अच्छा, अलीजा कह रही है सर अगर ग्रेटेस्ट होता तो क्या होता? हाँ, ग्रेटेस्ट होता तो ये होता कि जो AD डिस्टेंस है ना, नहीं ग्रेटेस्ट हो नहीं सकता था ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट तो अनलिमिटेड हो सकता है। अभी इस कंडीशन में ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो, ये आपके पास जो है वो सर्कल है, या आपके पास लाइन है, तो कम से कम डिस्टेंस तो एक होगा, लेकिन ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। अब कहाँ ग्रेटेस्ट है ये हमें नहीं पता, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, है ना। तो इस वजह से इस टाइप के क्वेश्चन में लीस्ट पूछेगा, क्योंकि वो एक ही वैल्यू होगी उसकी क्वेश्चन में, ठीक है लीजन। अच्छा बेटा, आप में से और कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? जी, ईमान पूछ रही है 32B पार्ट 2। क्या 32B पार्ट 2? अच्छा, बहुत कम बच्चों ने इसका मतलब अटेम्प्ट किया है।
अरे ये मेरा बच्चा, ये तो वही है जो मैंने आप लोगों को करवाया था। चल मैं दोबारा करवा देता हूँ, जो मैंने एग्जाम्पल दी थी ना ईमान, ये वही है। चले मैं करवा देता हूँ, 1 मिनट। अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा तो दायरे मैं यही करवा दूं फिर। बेटा इसमें आपको प्रॉब्लम्स होंगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आप लोग जब करेंगे ना तब आपको पता चलेगा हाँ यार प्रॉब्लम है। अभी आप में कुछ बच्चों ने किया है, कुछ बच्चों ने नहीं किया। अच्छा ये जरा देखें, पार्ट B2 इन्होंने पूछा है मेरे ख्याल में, ये वाला पार्ट पूछा है, तो यही मैं कर देता हूँ यहाँ पर। लेकिन ये कह रहे हैं पहले स्केच कर लें आर्गन डायग्राम को, Z-4 आयोटा लेसर देन इक्वल टू 2। तो इसमें तुमने क्या बनाया होगा, इसमें तुमने एक सर्कल बनाया होगा जिसका सेंटर 4 होगा, ठीक है। या आप अगर मेरी एग्जांपल देखती ना, जो मैंने एग्जांपल दी थी वो यही है। ये देख, आप क्वेश्चन को नहीं समझिए इस वजह से पूछ रहे हैं, लेकिन बाद में मैं समझा देता हूँ। ये आपके पास सर्कल बनाया आपने, और इसका जो सेंटर है वो 4,4 है। इसका मतलब यहां से यहां तक ये 4 है और ये भी 4 है, ठीक है, यूं करके। अब आपको कह रहे हैं कि फाइंड फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट इन दिस रीजन आर, इट इज गिवन दैट मॉड जेड की लीस्ट वैल्यू जो है, मॉड जेड होता क्या है ये बताया था ना मैंने आपको कि मॉड जेड होता क्या है। मॉड जेड होता है ओरिजिन से डिस्टेंस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो वो मॉड जेड की लोएस्ट वैल्यू p है और हाईएस्ट वैल्यू q है। तो इसका मतलब हमें मॉड जेड की लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू मालूम करनी है। तो मॉडलेस की लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, ये मैंने आपको बाकायदा एग्जांपल दी थी, याद है। ये आपके पास है और ये आपके पास है। तो O से लेकर यहां तक ये लीस्ट वैल्यू होगी, और O से लेकर B तक ये ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। और रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस हमें गिवन है ये 2 है और ये 2 है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं OC निकाल लेता हूं और उसमें से एक दफा रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो लीस्ट मिल जाएगा, और एक दफा रेडियस ऐड कर दूंगा तो वो भी मिल जाएगा। तो ये 4 है और ये 4 है, तो अंडर रूट में, यानी अगर मैं इसकी बात करूं OBC और ये D, OCD ट्राइंगल की बात करूं तो ये 4, 16, 16 और 32, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 32। तो जो P की वैल्यू है यानी जो लीस्ट वैल्यू है वो हो जाएगी आपके पास अंडर रूट 32 -2, ग्रेडियंट सब सब्ट्रैक्ट करेंगे, और एक हो जाएगी अंडर रूट 32 + 2। ये समझ में आया? पहले ईमान बताओ, ये डिस्टेंस समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या है, बस उसने पता है क्या है, उसने बकायदा उसका नाम रख दिया कि क्या डिस्टेंस है, बस बाकी वो मेरी वही वाली एग्जांपल है। अच्छा ये बताओ ईमान के ये जो एंगल कह रहा है, आर्ग्यूमेंट कह रहा है, ये स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट कैसे मालूम करेंगे? याद है ये पूरी एग्जांपल है जो मैंने आपको दी थी। मैं दोबारा बना देता हूँ सर्कल को ताकि आपको याद दिला दूं। ये सर्किल है, ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि इसका जो लीस्ट डिस्टेंस निकलेगा, सॉरी लीस्ट आर्गुमेंट जो होगा वो ये वाला टेंजेंट वाला एंगल होगा, याद है बताया था। और जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा वो ये वाला होगा। तो आप मेरे लेक्चर के जो पहली जो एग्जांपल है ना लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू की, वो देख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं आना चाहिए मेरे लिहाज से, ठीक है। आपको और तो मैं कर देता हूँ, मसला नहीं है। ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो मैंने आपको याद होगा ये ट्राइंगल बनाई थी इस तरह से, ये याद होगा आपको, मैंने ये ट्राइंगल इस तरह से बनाई थी जब मैंने आपको पूरा लेक्चर समझाया था, याद है। तो मैंने कहा था कि ये वाला एंगल जो है वो लीस्ट है, जिसे शायद मैंने अल्फा का नाम दिया था। ये वाला एंगल जो है वो ग्रेटेस्ट है, जिसे मैंने बीटा का नाम दिया था। और ये एंगल पहले मैंने थीटा निकाला था, और एक दफा थीटा ऐड किया था, एक दफा थीटा माइनस किया था। कौन से एंगल में? इस वाले एंगल में, ये जो मैंने यहाँ पर निकाला था फाइव, ये वाला एंगल। तो एक दफा फाइव में से थीटा माइनस करेंगे, अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा था 5 - थीटा, और बीटा था 5 + थीटा। तो पहले 5 निकाल लेते हैं। तो ये था हमारे पास 4 और ये था हमारे पास 4। तो एंगल तो हो गया 545, क्योंकि दो साइड सेम है तो 45 एंगल बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल में, इसके अलावा बन नहीं सकता। थीटा निकालने के लिए होता है ये रेडियस ले लें, आपके पास रेडियस कितना है 2 है, और ये आपके पास जो है वो अंडर रूट 32 है। तो इससे थीटा निकाल लीजिएगा।
तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 2/√32 बस। और फाई आपने मालूम कर लिया है, π/4 है। तो एक दफा इन दोनों को प्लस कीजिएगा, एक दफा माइनस कीजिएगा, लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी। आई होप के समझ में आ गया होगा ईमान। सही सही, ठीक है। ये याद होगा तुमने, जो मैंने लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू की पहली एग्जांपल जो दी थी वो यही तो थी। बस इसमें वहां पर मैंने 2 इस्तेमाल किया था, यहाँ पर 4 इस्तेमाल किया। असल में क्वेश्चन को इसने लिखा इस तरह से ना वर्डिंग में, तुम्हें वर्डिंग समझ में नहीं आई होगी, वरना क्वेश्चन तो तुम्हें आता है। तो देखो ये 6 मार्क का क्वेश्चन उसने दिया है। यस बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? शाबाश, पूछें बेटा पूछें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में फिर हम इंशाल्लाह वेक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिर इसकी क्वेरीज इंशाल्लाह बाद में भी देख लेंगे। लेकिन अभी जितने मैंने काम दिया था वो देख करते रहें, और इस पूरे वीक में जितने पास पेपर कर सकते हैं कीजिए। 33B अरीबा, 33B, ओके बेटा अभी करवाते हैं। अच्छा सवाल पूछ रहे हैं बच्चे। अच्छा अरीबा ये बताइए कि आपने डायग्राम बना ली थी, मतलब लोसाई प्लॉट कर लिए थे? लोसाई प्लॉटिंग में तो मसला नहीं है, बाकी तो मुझे पता है आपको कहाँ प्रॉब्लम होगी। हाँ डायग्राम बना ली थी ना, वो जो पी है वो फाइंड आउट करना मुश्किल हो रहा होगा, है ना? ऐसा ही है ना? चले थोड़ा सा मैं पहले आप लोगों को इसका बैकग्राउंड बताऊं, याद दिलाऊं आपको जो मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। ये देखिएगा। अच्छा पहले एक काम करते हैं कि पहले ये लोकस बना लेते हैं ना, ताकि मसला ही ना बने। तो पहला जो लोकस है अगर हम उसे बनाते हैं तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिख लें, क्योंकि वो लिखना जरूरी है, तो क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट z माइनस 0 + 2 आयोटा इज इक्वल टू π/6। ठीक है, तो आपने इसे यूं लिखा होगा कि भाई सेंटर जो है वो आपके पास है, सेंटर क्या, वो जो पॉइंट होता है, और अल्फा एंगल जो है वो π/6 है। ये हाफ लाइन लोसाई है, और ये वाला अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों तरफ मुझे क्योंकि z नजर आ रहे हैं, इसलिए इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है जी, तो एक बनेगा 3,0 पॉइंट और एक 0,3, और इसके बिल्कुल बीच में से लाइन गुजरेगी। अब मैं आपको इसको प्लॉट करके बताता हूँ। तो यही ले लेते हैं लाइन, ये वर्टिकल लाइन है π/6, ये आ गया आपका y एक्सिस, और ये आ गया आपका x एक्सिस। ठीक है जी। अच्छा जी, और उसके बाद फिर आपके पास है इसने क्या बताया था पॉइंट 0,2 और π/6 एंगल। ओके, तो 0,2 और π/6, तो 0,2 अगर मैं ये ले लूं कि ये 0,2 है, सही। पहला वाला लोकस ये ले लिया मैंने, थोड़ा सा ऊपर बना लूं, ये 1 ले लेता हूँ, ये 2 ले लेता हूँ, थोड़ा सा जरा अच्छा बन जाएगी डायग्राम। ये 0,2 और एंगल मुझे बनाना है क्या? π/6। π/6 जो है 45 से थोड़ा सा ऊपर बनेगा, तो थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। अब ये यहाँ पर अगर आप डी रख कर बना लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बीच में नहीं बन सकता है ना, क्योंकि 45 होगा, तो थोड़ा सा 60 जो है वो थोड़ा सा ऊपर होगा, ऐसे बनेगा। थोड़ा सा 60 ऊपर बनाएंगे, बल्कि थोड़ा सा और ऊपर कर दिया। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है वो 60 बन रहा है। आई होप अरीबा आपने ये बना लिया होगा। ये π/6 अभी मैं बना नहीं रहा इसके ऊपर, जरा मैसअप हो जाएगा। उसके बाद जो असल में बी है वो कर लेंगे। अच्छा अब इसके बाद है 3,0, तो 3,0 अंदाजन कहां पर होगा? ये 2 है तो ये जाहिर है 3 होगा। क्या कह रही हैं, चेक करना है। एंगल π/6 है, π/3 है? ओके, एक मिनट मैंने शायद क्वेश्चन गलत अच्छा π/6 है, π/6 तो 30 होता है ना। कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा और इंक्लाइन कर देते हैं, इसे हटा देते हैं, दोबारा से बना लेते हैं। ये 45 है तो 30 हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, अंदाजन बना रहे हैं, हमें नहीं मालूम एग्जैक्ट 30 है नहीं, लेकिन अंदाजा है कि ये 30 होगा, 30 के करीब करीब होगा। एग्जैक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं। अच्छा अब एक आपने दूसरा लोकस बनाना है, और वो 0,3
ये आ जाएगा अंदाजन डिस्टेंस जो है और 30। चलो मैं अंदाजन बिल्कुल कोशिश करता हूँ सही बनाऊं। 1.5 1 6, ठीक है। यहाँ पर ये 2 का 1 रखा है मैंने, ठीक है। तो इसको अगर हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लें, 0,3 और 3,0, तो बिल्कुल इसके सेंटर से लाइन जाएगी जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ना। ये लाइन जा रही है ये इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल मिड से जा रही होगी। अब आप जब बना रहे होंगे ना अपनी डायग्राम, तो आप इसका ख्याल रखिएगा मिड से जा रही हो। तो एक लोसाई ये आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एक ये आ गया जो कि हाफ लाइन लोसाई है। अच्छा, ध्यान में रखना कि ये आपका π/6 है, यानी 30 है। चले मैं 30 लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। अच्छा, ये बाकी चीजें मैं मिटा देता हूँ वरना ये ना कंफ्यूज करेंगी। जैसे ये लाइन में मिटा देता हूँ ताकि आपको परेशान ना करें, ठीक है। वरना ना ये परेशान करेंगे कि कहाँ से आ रहा है। आपको पता तो चल गया कैसे मैंने बनाया। अच्छा, आप एग्जामिनर ने कहा क्या है ये तो देखिएगा। ये कह रहा है कि इन एन आर्गन डायग्राम द लोसाई दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट पी, ठीक है। अब आपको ये कह रहे हैं कि जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट पी है, यानी दे आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, कि ये पॉइंट जो है वो पी है। और हमें इस पॉइंट को कह रहे हैं एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो आर क्या होता है और थीटा क्या होता है ये आपको मालूम है, पता नहीं याद है या नहीं, मैं दोबारा याद दिला दूं। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की 3 फॉर्म बताई थी बेटा। एक ये फॉर्म बताई थी, इसे कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। और एक ये फॉर्म बताई थी जिसे हमने पोलर फॉर्म कहा था, आर कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर आर्ग्यूमेंट होता था और आर यहाँ पर डिस्टेंस होता था ओरिजिन से। और इसी फॉर्म को मैंने कहा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, आर ई की पावर आयोटा थीटा। बहरहाल आर जो है वो आपको याद होगा, और थीटा क्या होता था मैंने आपको बताया था कि जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर आप ऐसे करके ट्रेवल करोगे तो ये कार्टेशियन फॉर्म है, एक्स और वाई से प्लॉट करोगे पी को। और अगर आप आर और थीटा के जरिए प्लॉट करोगे कि ये आर है और ये थीटा है, तो ये जो है वो पोलर फॉर्म कहलाती है। तो इसका मतलब मुझे जो है वो आर निकालना है और थीटा निकालना है इस पॉइंट पी का। तो आर का मतलब क्या हो गया, आर का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट पी, ये मेरा आर हो जाएगा। पहले तो आर निकाल लेते हैं फिर थीटा की बात कर लेते हैं, या पहले थीटा निकालना है फिर आर निकालना है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। अच्छा, एक बात तय है कि ये जो एंगल होगा ये 45 होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में से जा रही थी लाइन, है ना, ये 45 होगा। अच्छा, ये 45 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 45 होगा, है ना। ये 30 है और ये 90 है, तो टोटल ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 90 + 30। तो हमें ओपी डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाला एंगल कितना होगा ये बताइए, 120 + 45। बट अब करिएगा 120 + 45 माइनस 180, 15 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ये एंगल 15 आ गया। बेटा गौर समझिएगा, अब ये ट्राइंगल का सारा गेम है, हमें ओपी डिस्टेंस मालूम करना है। अच्छा, ये 0 से लेकर यहां तक मेरे ख्याल में 2 था, है ना, ये बताया था यहां से लेकर यहां तक जो पॉइंट है ये 2 है। तो अब आप देखें इस ट्राइंगल में मुझे ओपी मालूम करना है, तो मैं साइन रूल अप्लाई कर सकता हूं। अब मैं साइन रूल अप्लाई कर रहा हूं यहां पर, इसको मैंने आर भी कह दिया। हाँ, साइन रूल से डिस्टेंस आ जाएगा, बिल्कुल सही है, सही कहा आपने। तो मैं यहां पर लगा रहा हूं आर अपॉन साइन 120। बस जिसकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है उसने डायग्राम सही बना ली, वो जीत गया। और ये आपके पास है 2 अपॉन साइन 45। बेटा आर बताइएगा, आर बताइएगा बेटा। और इसने एक और बात भी कही थी कि आर की वैल्यू 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखनी है। जी बेटा आर बता दें, थीटा तो आ ही चुका है हमारा, थीटा तो यही हो गया ना, इस पी का जो एंगल हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया वो 45 हो गया, 15 साइन 15, 2 अपॉन साइन 15। हाँ सही है, सही, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, 1 मिनट करेक्ट कर देता।
अच्छा बताओ भाई आर कितना आ रहा है, शाबाश निकाल लिया। ये कह रहे हैं हाँ बेटा कर दिया सही फ्राइम। अब ये बताओ कितना आ रहा है, आर कितना आ रहा है? जी बेटा आई एम वेटिंग। 1.785 है, ये कह रही 1.36। कुर्बान कोई गलती कर दी क्या हमने? ये 2 था ना? वन 1.79। ईमान जरा दोबारा तुम चेक करो क्योंकि कुर्बान और फातिमा का आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो आर की वैल्यू मेरे पास आ गई 1.79, ये 3SF में। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसने कहा था आर ई की पावर आयोटा थीटा में लिखो, तो ये लिख लिया मैंने 1.79 ई आयोटा, और थीटा की वैल्यू आ गई π/4। आई होप आई मेड इट क्लियर टू यू। कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। जी बेटा काइंडली रिप्लाई कर दें, मेहरबानी होगी आपकी। किसने पूछा था मुझसे ये? ईमान, अरीबा, अरीबा ने पूछा था। जी अरीबा बताइए बेटा। जी अरीबा बेटा ठीक है समझ में आ गया। हाँ भाई और कोई क्यूरी है किसी की? शाबाश बताइए, और कुछ है किसी का कोई पार्ट वगैरह? असल में मैंने डेलिबरेटली ऐसे क्वेश्चंस दिए थे जिसमें कहीं ना कहीं किसी पार्ट में प्रॉब्लम थी, ताकि आप लोग मुझसे पूछें और मुझे पता चले कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं। कुछ बच्चे काम कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। रोमा 6.69 ना? ये मुझे लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक है। मैं दोबारा देखता हूँ, एक मिनट रुको। ये आर था π/6 था ना ये 120। इब्राहिम ये बच्चे तुम्हें बता सकेंगे। एंगल 150 नहीं होगा, एंगल 150 होगा। अरे यार नहीं 90 + 30 है ना? एंगल क्या था इसका, एक मिनट देखें। π/6 था ना? तो π/6 तो 30 होता है। 30 + 90, 30 + 90 120 होता है। आंसर तो तुम सही कह रही हो 6.69 है, मुझे याद आ गया। लेकिन ये r/sin 120 और ये 15 एंगल है 2/sin 15। कहाँ मिस्टेक हो रही है? आपकी मर्जी है बेटा, आप रेडियन में सॉल्व करें डिग्री में, मैंने डिग्री में सॉल्व किया, लेकिन आपका कैलकुलेटर फिर डिग्री मोड में होना चाहिए। आपने डिग्री मोड में सॉल्व किया इसे? चेक करें जरा जल्दी से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने मिस्टेक कर दी। उस कैलकुलेटर आपका रेडियन में था और आपने डिग्री में कर दिया है। हाँ ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने मिस्टेक ये कर दी कि कैलकुलेटर आपका रेडियन में था और कैलकुलेशन आप डिग्री में डाल लेते। तो आप जरा ऐसे सही कर लें प्लीज। ये देखें फिर आ जाएगा 6.69। ये इस वजह से हो रहा है, जब आप अपना एंगल जो है वो डिग्री में डाल रहे हैं तो कैलकुलेटर को भी तो डिग्री मोड में रखेंगे। ठीक है तो यहां से सही कर लें भाई। ये हो जाएगा 6.69। ठीक है चेक करें सही है। हाँ भाई और कुछ है किसी का या नहीं? अच्छा कुर्बान पूछे सर मतलब एंगल रेडियन में होने से डिस्टेंस चेंज हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। समझे नहीं बात को मेरा बच्चा, मैं ये थोड़ी कह रहा। मिसाल के तौर पर ये एंगल था 120, तो अगर तुम्हारा कैलकुलेटर, मिसाल के तौर पर कुर्बान गौर सुना, तुम्हारा कैलकुलेटर का रेडियन में है तो तुम 120 थोड़ी लिखोगे। तुम क्या करोगे 120 को π/180 से मल्टीप्लाई करके 2π/3 लिखोगे। तो 120 की जगह अगर तुम ये लिखोगे ना इस तरह से, देखो करके करके देखना, अभी आंसर पता चल जाएगा। साइन ये आ गया 2π/3 ऐसे लिखो, और ये 2 और 15 को भी चेंज कर लो। तो जिस एंगल को डिग्री से रेडियन में करना होता है
180 से मल्टीप्लाई कर दें। ये लिखो कितना कितना आ जाएगा अगर सिंप्लीफाई करूंगा, 15, हाँ π/12 आ जाएगा मेरे ख्याल में। ये करके देखो तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा, लेकिन इसके लिए अब कैलकुलेटर रेडियन में रखना, ये कह रहा हूँ कुर्बान। चेक करो अब सही आना चाहिए। -π/4 नहीं समझ में आया रोमा, क्या कह रहे हो? -π/4 क्या है? अच्छा π/4 माइनस है, ये कह रही है। π/4 माइनस में आ रहा है। एंगल तो हमारा इस वक्त जो बन रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज ही बन रहा है, एंड दैट इज 45। मैं चेक कर लेता हूँ कि वो वहां पर माइनस में क्यों लिखा हुआ है। वो दो पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, लेकिन कौन सा है 33 पार्ट 2, मैं देखता हूँ। -6.69 π/4। अच्छा ये चेक करना पड़ेगा मार्किंग स्कीम से, 1 मिनट रुकें, इसका रेफरेंस देखें क्या है। बेटा बताइएगा इसका रेफरेंस क्या था। 30, 1 मिनट, 13, 31, 7, मैं कर देखता हूँ, मैं भी निकालता हूँ उसको। 13, 31, 7, 13, 31, 7, 3, 1, 7। नहीं बेटा वो गलती से लिखा हुआ है। मैं आपको शेयर कर दूं पहले स्क्रीन, फिर आप देखना। ये देखें, नजर आ रहा है आपको? ये एंगल वो वहां पर मार्किंग स्कीम में गलत है। मैं भी हैरान रह गया, मैंने कहा माइनस कैसे हो सकता है, वो तो बनी एंटी क्लॉकवाइज रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ भाई अब यहीं तक रखें, काफी है। सारी क्वेरीज हो गई आप लोगों की या नहीं, अभी भी बाकी है कुछ? रिप्लाई तो कर दें। जी जुनैद जावेद, आपने हैंड रेस किया है, क्या आप पूछना चाह रहे हैं बेटा? ओके, लेकिन बेटा अभी ना आप ये ध्यान में रखिएगा, अभी आपने सही से नहीं किया है इसको, अभी आपको और करना है, इसमें और प्रॉब्लम्स हैं, मुझे पता है कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग पूछेंगे तो फिर पता चलेगा आपको। ठीक है, एक आध पार्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी आपको, तो आप लोगों ने पूछना है। फिलहाल मैं नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह वेक्टर स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा जुनैद कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह वेक्टर स्टार्ट कर दूंगा। हाँ हाँ क्लास आसान और रख लेंगे। तुम पूछो, तो तुमने तो एक भी नहीं पूछा यार। अपने दोस्तों के लिए तो तुम बड़ी पूछ रहे हो, कल मुझे एस1 का क्वेश्चन भेज रहे हो है, और अपने लिए कुछ भी नहीं पूछा तुमने। मैं और रख लूंगा क्लास, लेकिन अभी मैं पहले वेक्टर करवाऊंगा, क्योंकि बेटा कुछ बच्चे मेरे पास इस क्लास में मैंने नवंबर की बिठाए में, तो उनको वेक्टर कंप्लीट करवाना है, तो वेक्टर करवाकर बीच में कहीं एक्स्ट्रा क्लास रख दूंगा। अच्छा, तबीयत नासाज थी तुम्हारी? ठीक है, अब कर लेना इस वीक में कोशिश करें आप 15 क्वेश्चंस करके रखें, फिर मैं उसकी एक क्लास जो है वो 1 घंटे की और रख दूंगा किसी वक्त एक्स्ट्रा क्लास संडे वगैरह को, ताकि आप लोग को ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो कोशिश करें 15 से 20 क्वेश्चन और कर लें संडे तक। ठीक है, मंडे को फिर इंशाल्लाह वेक्टर पढ़ाऊंगा, तो आप लोग प्लीज गायब नहीं हो जाइएगा। ठीक है, क्लासेस लेते रहें। अच्छा, जो बच्चे नहीं पूछते हैं ना, बेचारे काम नहीं करके आते, वो क्लास से बेचारे गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये ऐसा लग रहा होता है कि उन्हें कोई परियों की कहानी और जिनों की कहानी में सुना रहा होता हूँ। बेटा कॉलेज में फिजिकल क्लास मेरे ख्याल में उन्होंने टाइम टेबल तो भेजा है, आप लोगों को भेजा है टाइम टेबल उन्होंने? हाँ तो उसमें देख लेना ना, उसमें क्लास फिजिकल है आपकी या नहीं है, और है तो कौन सी वाली है, मंडे वाली है वेंसडे वाली है? अच्छा, मेरी सारी ऑनलाइन डाल दी।
हाँ, उसकी वजह मुझे लगता है ये है कि हमारी क्लास में बच्चे बहुत ज्यादा है ना, तो वो जाहिर है कोविड की वजह से उनको साथ बिठा नहीं सकते, तो उन्होंने मेरी क्लास जो है शायद ऑनलाइन डाल दी होगी। मैं अभी देखूंगा, मैंने एक नजर देखा तो था, लेकिन याद नहीं था कि एएस की डाली है या ए टू की डाली है। तो मेरे ख्याल में वो शायद नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरी क्लास में ज्यादा है, तो उन्होंने ऑनलाइन ही रखी होगी। आई होप। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। वेक्टर्स हम करेंगे, वेक्टर करने के बाद देन इंटीग्रेशन, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा आप लोग पढ़ते